सत्ता दल भाजपा ने इस बार अब विधानसभा चुनावों को लेकर बची हुई 23 सीटें जहां पर अभी विपक्ष का राज है, उन सीटों में अब सांसदों की नियुक्ति करके वहां पर प्रवास के लिए भेजने की तैयारी में है। इन सब बातों को लेकर इस बार अब भाजपा की अब और किस तरह की तैयारियां हैं, इन सब बारे में जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, 23 सीटें जिन पर अभी कांग्रेस का राज है और अन्य विपक्षी दलों का राज है, उसमें अभी आप अपनी तरफ से जितने हमारे लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद हैं, उनको आप नियुक्त कर रहे हैं उन विधानसभाओं में प्रवास करने के लिए। आखिर किस तरह की तैयारी और किन-किन सांसदों को कौन-कौन सी विधानसभाओं में प्रवास करने को मिलेगा? देखिए, हमने अपने संगठन की रणनीति के तहत हम चाहते हैं कि 100% विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीते, क्योंकि 23 सीटें पिछली बार किन्हीं कारणवश हम लोग उन सीटों को जीत नहीं पाए थे। लेकिन क्योंकि चुनाव में लोकसभा के अंदर हमारा जो मत प्रतिशत है वो 60% दिख रहा है, तो हम मत प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं और मत बढ़ाने की आवश्यकता 23 जो विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे उनमें हमारा कार्यक्रम विस्तार है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने जो सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, हमने तय किया कि उन सांसदों को जो 23 सीटें जो हमारी हैं, लगभग 8 हमारे लोकसभा राज्यसभा मिला के सांसद हैं, 5 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, तो हमने सभी सांसदों को काम सौंपा है। अनिल बलूनी जी क्योंकि चुनाव की वजह से व्यस्तता के कारण उनके काम, उनकी जो विधानसभा में थी, वो अभी हमने उनके जो स्थानीय लोकसभा के सांसद हैं, उनको हमने दिए हैं और ये सीटों के अंदर हमारे 3 प्रकार के कार्य वो सांसद करेंगे। पहले तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो समस्याएँ हैं उनको सुनेंगे। जन समस्या का जो विषय है, उन विधानसभा से संबंधित रहती है, उन उन समस्याओं को लेकर सरकार से उनका समन्वय स्थापित करते हुए, उन समस्याओं का समाधान हो उस विषय को लेकर। और तीसरा, पिछली विधानसभा में हार के क्या-क्या कारण थे, क्या-क्या बिंदु थे, उन बिंदुओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उसको आधार बनाकर ये पूरा फीडबैक पार्टी फोरम पे आएगा और मैं कह सकता हूँ कि हम रणनीति के तहत हम जो विधानसभा में यही की ओर बढ़ेंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो लगातार वो सत्ता दल को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्हीं 23 विधानसभाओं में ही भाजपा को दिलचस्पी क्यों है, जबकि वहां पर विकास का एक भी मुद्दा अब तक नहीं उठा गया, वहां पर विकास ने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो कांग्रेस अपने विधायकों पर प्रश्न उठा करेगी। अगर 23 विधानसभाओं में से अधिकतर सीटों पर कांग्रेस के विधायक और वहाँ विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ की जनता वहाँ उन विधायकों से पूछेगी। आखिर जो विधायक होता है संसदीय परंपराओं से संसद के जितने भी अधिकार होते हैं विधायक को प्राप्त होते हैं और उस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, इसमें दोषी वहाँ का विधायक है। लेकिन तो भी क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हर क्षेत्र का विकास हो और उन क्षेत्रों में जहाँ हमारे विधायक नहीं है, उस क्षेत्र के विकास को भी हमने अपना एक माध्यम बनाया और केंद्र में रखा है। और उसी भाव के साथ हमने तय किया कि भई एक बार हम विधानसभा में अपनी रणनीति को बूथ स्तर पर बनाएँगे और जन समस्याओं को लेकर और जो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो किन विषयों को लेकर ऐसे विषय जिन विषयों से पार्टी मजबूत होती है, उन विषयों को क्या-क्या करने की आवश्यकता है, उस इंतज़ाम करें। जहाँ तक कांग्रेस का विषय है, तो कांग्रेस क्योंकि मैं शुरू से ही इस बात को कहता हूँ कि जब राजनीतिक मुद्दे नहीं होते, तो दूसरे द्वारा किए गए कार्यों पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं और वही काम कांग्रेस कर रही है, इसलिए इस राज्य के अंदर कांग्रेस का कोई महत्व रहता नहीं है और हम सभी विधानसभा 70 की 70 विधानसभाओं में, लोकसभा में हम विजय प्राप्त करेंगे और इस बार हम लोकसभा में हैट्रिक बनाएँगे। बात करें तो इस वक्त भाजपा ही सरकार में है। अब सरकार की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो आ रही है वो है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी भी राज्य सरकार पर अभी हाईकोर्ट सवाल कर रहा है कि जब 6 महीनों के अंदर जब नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक चुनावी प्रक्रिया में अभी तक कोई शुरुआत नहीं की गई और इसमें अभी भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अब इसमें आखिर आपको लेकर क्या कहना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी भी 2 दिसंबर को जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो अभी भी इस पर कोई जवाबदेही अभी नहीं बनी है। विपक्ष का लगातार इसमें कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कह रहे हैं कि अब लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही अब सरकार अपनी तरफ से नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई सुध लेगी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो मैं कांग्रेस के मित्रों से मैं भी जवाब प्रश्न करूँगा कि जब भी वो सत्ता में रहे तो कि ऐसा कौन-सा कार्यकाल है कि उस कार्यकाल में उन्होंने यथासंभव चुनाव कराए। ये भी सत्य है कि 63 नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र हुआ करते थे। आज वो 103 हो गए हैं और पिछले दिनों नगर क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है, उसके लिए हमारी सरकार मैं कह सकता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों से बने को क्षेत्र थे वो नगर क्षेत्र में जुड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब नगर पालिका क्षेत्र के बढ़ेंगे, तो वहाँ परिसीमन का विषय है, वहाँ पर आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची का विषय है। इन सब विषयों पर समय लगना लाज़मी होता है और अभी भी जिस गति के साथ
आज भी एक नगर पालिका नगर पंचायत बनी है, आज की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो ये सारे विषय विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। और जब नई नगर पालिका नगर पंचायत बनते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से नई मतदाता सूची बनना ये सब रहता है। इस वजह से विलंब है। और भारतीय जनता पार्टी के नाते हम जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करें, चुनाव के लिए तैयार हैं। अच्छा हो कांग्रेस भी इस बात को माने कि नगर क्षेत्र के बढ़ने के बाद और वहां पर किसी प्रकार की चाहे मतदाता सूची में कोई कमी न रह जाए, वहां का जो परिसीमन है उसका सीमांकन है उसमें कमी न रह जाए, उस कमी को करने के लिए सरकार और जो प्रशासनिक निकाय वो समय लेती है। और संवैधानिक व्यवस्था है, आखिरकार कोई भी सरकार 6 महीने ज्यादा तो रोक नहीं सकती है। तो जब भी चुनाव होंगे हम चुनाव करने को तैयार। लेकिन बात की जाए अभी इसकी प्रक्रिया अभी शुरू करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी जब राज्य सरकार से अभी सवाल पूछा गया हाईकोर्ट की तरफ से, तो अब इसमें क्या कहना है आपका कि अब इसमें किस तरह आगे चलकर नगर निकाय के चुनाव की तैयारी करने वाली है सरकार? देखिए, कोर्ट के द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं उसका उत्तर समय के साथ समय दिया भी जाता है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि मतदाता सूची का काम प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी जैसे मतदाता सूची कंप्लीट होती है तो उसका चुनाव कराया जाएगा। क्योंकि ये सब प्रक्रिया मैंने कहा जब नगर क्षेत्र बढ़ेंगे, नगर पंचायतें बढ़ेंगी तो परिसीमन से साथ विषय में आवश्यकता रहती है, इसलिए समय लगा है। और इतना भी विश्वास कह सकता हूँ बहुत जल्दी मतदाता सूची के जैसी प्रकाशन होता है उसके बाद तत्काल हम चुनाव हो जाएगा। बात करें अभी दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है। मुख्यमंत्री धामी इसमें दुबई के दौरे पर गए, अबू धाबी के दौरे पर गए, लंदन के दौरे पर गए और अभी कुल मिलाकर करीबन 54,550 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। अब इसको लेकर आखिर किस तरह का कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी इसमें सरकार की तरफ से चल रही है? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सवाल करने में लगे पड़े हैं इस बात पर। उनका कहना है कि हमें इस तरह का निवेश नहीं चाहिए अपने प्रदेश के लिए जहां पर प्रदेश के लोगों से उनकी जमीनें छीन ली जाएं। हमें ऐसे निवेश की जरूरत है जो स्वास्थ्य और शिक्षा के अगर फील्ड में देखें तो उसमें विकास को एक नई सीमा प्रदान करें, एक नई भूमि प्रदान करें। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरीश रावत जी ने भी इस प्रदेश के अंदर कुछ सरकारें रही हैं, 10 वर्ष तक वो भी सत्ता में रहे। जब व्यक्ति कुछ करने में नाकाम सिद्ध होता है दूसरी बार किए जाए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जो विजन है, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी उतर काम आए और पानी के लिए काम हुए, जवानी के लिए काम हो रहे हैं। जो 54,000 करोड़ से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट आया है, ये इस राज्य के विकास के लिए सार्थक सिद्ध होगा। उद्यम बुलाए जाते हैं क्योंकि छोटा राज्य में सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं। जब उद्योग लगे उद्योगों के लिए, और मैं ये भी कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी ही नहीं जो उद्यमी भी हैं वो भी उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, यहाँ कौन से उद्योग उस रूप में लगाए जाते हैं। खासतौर पर जड़ी बूटी से जुड़े हुए उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए उद्योग हो सकते हैं, तो उसके लिए भूमि उपलब्ध रहती है। और जब कोई निर्णय होता है तो उद्यम के बिना किसी राज्य का विकास संभव ही नहीं होता है। और पुष्कर धामी जी ने एक बहुत बड़ी पहल इस राज्य के लिए की है। अच्छा होता है इस राज्य का स्वागत करते, लेकिन अपने द्वारा जब कुछ न करने की स्थिति बनी हो तो जब कोई काम होता है तो उससे उसकी बौखलाहट कांग्रेस के अंदर आज दिखाई दे रही है। देखें तो बात करें तो अभी पिथौरागढ़ द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ। उन्होंने करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 4200 करोड़ रुपए का विकास योजना का शिलान्यास भी हुआ एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे प्रदेश में जहां पर विभिन्न आपदाएं भी आई हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी कहना था कि 4200 करोड़ रुपए ऐसे आपदाग्रस्त राज्य के लिए एक बहुत ही कम कम राशि है। यहाँ तक कि पहले भी जब हल्द्वानी दौरे पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने तब भी 2000 करोड़ का विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था, जिनमें से अभी भी कई योजनाओं का अभी शिलान्यास होने के बाद भी वो धरातल पर नजर नहीं आती हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत शुरू कर देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस योजना का शिलान्यास करते हैं उसी योजना का उद्घाटन नहीं करते हैं। कौन से तथ्यों के आधार पर करण मेहरा कह रहे मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हृदय में देवभूमि उत्तराखंड बसती है और जहां जहां भी गए, जब भी गए, जिस स्थान पर गए वो स्थान आज विकास की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड का जो विकास की और खासतौर पर आर्थिक क्षेत्र है वो टूरिज्म है। और धार्मिक टूरिज्म का विषय हो चाहे साहसिक टूरिज्म का विषय हो, इस राज्य के अंदर बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जब वो पिथौरागढ़ जैसे सीमांत क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या जो पूरे क्षेत्र से उनको देखने के लिए आई, उनको सुनने के लिए आई, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति बहुत व्यापक है।
उत्तराखंड के जो जनमानस है वो ये जानते हैं कि मोदी जी जिस विषय को कहते हैं वो विषय धरातल पर उतरता है। और यही कारण है, चाहे केदारनाथ का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का क्षेत्र हो, चाहे आज कैलाश मानसरोवर का विषय हो, पूरे क्षेत्र में और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अनेकों ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर मोदी जी की नजर है। और डबल इंजन सरकार का फायदा यही होता है कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस राज्य के विकास के लिए अपने सब प्रकार के जो संसाधन है उसको यहाँ पर लगाते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि इस राज्य का अगर उत्तराखंड राज्य मांगने की भी अगर अवस्था महसूस हुई तो कांग्रेस द्वारा लंबे समय तक 60 वर्षों तक देश के अंदर साधन किया, इस क्षेत्र का विकास किया होता तो शायद आज अलग राज्य की हमको आवश्यकता भी नहीं होती। मोदी जी इस क्षेत्र को संवार रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है, जनता का विश्वास है। और देर से बेर कांग्रेस के विधायक भी आज बोलने लग गए हैं। उनके दल के जो विधायक है, जब प्रधानमंत्री जी का जो दौरा हुआ उन्होंने आभार व्यक्त किया। और मैं कहता हूँ कि ये आभार व्यक्त करने के पीछे का भाव भी रहता है, जब जब समाज अपने आंखों से विकास देखता है, जनता जब उससे प्रभावित, उससे एक प्रकार से लाभ लेती है, तो उस जनप्रतिनिधि पर उसका प्रेशर रहता है। यही कारण है कि पिथौरागढ़ के जो हमारे क्षेत्र के, उस क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने आभार व्यक्त कर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अच्छा हो कि उन विधायकों से कांग्रेस के नेता और कुछ सीखे। इसके साथ अभी देखें तो हाल ही में उद्यान विभाग घोटाला भी अभी सरकार की तरफ से देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी लगातार इसमें सड़कों पर उतर रही है, पुतला दहन कर रही है, धामी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं देते या अधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते, वो लगातार सड़कों पर उतरकर इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि इस वक्त हाल ही में उद्यान विभाग का घोटाला आया है, जबकि लोकसभा चुनाव भी करीब है। इस तरह के घोटाले अब लगातार जनता पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कह सकता हूँ पुष्कर सिंह धामी ऐसे मुख्यमंत्री होंगे इस राज्य के अंदर, कोई भी विषय जो केवल चर्चा मात्र का होता है उसकी जांच होती है और जांच के बाद अनेकों चीजें उजागर होती है। जो जो घोटाले पुरानी सरकारों में केवल चर्चा होती थी लेकिन कभी उसकी जांच होती नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री जी का इधर का आभार व्यक्त करता हूँ। तो हर प्रकार के, चाहे नकल विरोधी, नकल का घोटाला रहा हो, चाहे अनेकों जो जबरन धर्मांतरण के विषय रहे हों, चाहे आपके आज का जो जिस विषय की आप चर्चा कर रही है सब विषय रहे हों, इसकी जड़ तक जाने का काम किया। और जब व्यक्ति जड़ तक जाता है और जिस सरकार में जांच होती है उस सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हम कहते हैं कि न्यायालय ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, हम उसका स्वागत करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के जो अधिकारी, इस प्रकार के जो लोग इन चीजों को जन्म देते हैं, उनको सजा होनी चाहिए। जेलों में गए अनेकों लोग, अनेकों अधिकारी सस्पेंड हुए, अनेकों लोग जेल की सलाखों के अंदर है। इस काम को करने की कुव्वत इस राज्य के अंदर किसी के अंदर है तो पुष्कर सिंह धामी के अंदर है। तो कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। भ्रष्टाचार हो जाए और सरकार मौन रहे, सरकार सजा न दे, तब मैं कह सकता हूँ गलत है। लेकिन सरकार ही जांच कर रही है, सरकार ने जो न्यायालय द्वारा विषय निकल के आता है उसको उस पर और कड़ाई के साथ जांच को पुख्ता किया जाता है। हर प्रकार के जो जो विषय राज्य के अंदर इस बीच भ्रष्टाचार का है उन पर मुख्यमंत्री सख्ती से कदम उठाए। और मैं कह सकता हूँ इसमें भी हम बहुत सख्ती के साथ आगे बढ़ेंगे। एक तरफ उद्यान विभाग घोटाला, जिसमें अधिकारियों पर अब सीबीआई जांच की मांग अब हाईकोर्ट ने करी है, तो दूसरी तरफ एक और सीबीआई मामले में अब लेकर अगर विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो गए, द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट हो गए, उमेश कुमार हो गए जो इस वक्त विधायक हैं, उनका अभी लगातार इन पर भी अब सीबीआई का शिकंजा कसे जा रहा है। आखिर इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष पर भी अब सीबीआई की अब इस तरह कैंची चलते हुए नजर आ रही है? वैसे तो कांग्रेस किसी भी एजेंसी जांच करेगी, जांच के बाद उस पर प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस का नेचर हो गया। अगर उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई करे तो बहुत अच्छा है, और स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई करेगी तो सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। डबल जो स्टैंड कांग्रेस का रहता है ये जनता समझती है। आखिरकार हरीश रावत जी को भी तो ये बात कहनी चाहिए कि ठीक है सीबीआई जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और मैंने इस प्रकार कोई कार्य किया नहीं। हरक सिंह रावत तो खुद ही सीबीआई जांच की मांग करते रहे। जो उसके अंदर एक पत्रकार है उन्होंने खुद कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें गलत है तो मैं दोषी माना जाऊंगा। अगर आज सीबीआई जांच हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और छोटे राज्य के अंदर सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार से लालच दिया जाता है उसका भी पर्दापण होना चाहिए। एक बार वो चीज
जनता के सम्मुख आएगी तो भविष्य के अंदर इस प्रकार की कोई भी कृत्य करने का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। इसलिए हम सीबीआई जांच हो या किसी भी एजेंसी की जांच होती है, हम उसमें कहते हैं कि दूध का दूध पानी वाला, और सत्य व्यक्ति को डर का भाव कहाँ है? आखिरकार आज अगर हरीश रावत जी, हरक सिंह जी एक मंच पर हैं, तो भी जनता देखना चाहती है कि सत्य कौन है, सच क्या है। सत्य सबके सम्मुख आएगा, उसका सब लोग स्वागत करेंगे। वहीं इसके साथ अभी देखें, लोकसभा चुनाव भी अब अगले साल होने वाले हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, लेकिन आगे चलकर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं वो एक बड़ा अहम मुद्दा है। आखिर पूरे देश भर का वो सबसे मुख्य चुनाव होता है जिसमें जनता को भारी मतों से मतदान करके अपनी सरकार को चुनने का पूरा हक होता है। एक तरफ जहां आपकी पार्टी भी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी अग्निवीर योजना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का वो मुख्य स्लोगन भी है इस लोकसभा में, खास तौर पे देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जिसमें खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि भाजपा ने युवाओं को बरगलाने का काम करा है, कि 4 साल की सेवा, सिर्फ सिर्फ 4 साल की सेवा उत्तराखंड के किसी युवा के लिए एक बेहद कम कार्यकाल है, और इससे युवाओं को किसी भी तरह का कोई भी सफलता हासिल करने में कोई मदद नहीं मिल पाएगी। एक तरफ भाजपा कहती है कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में है, और लगातार कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। तो आखिर इसमें क्या कहना चाहेंगे कि जनता के सामने ये एक भ्रमित करने वाले सवाल खड़े लगातार हो रहे हैं, जहां कांग्रेस कहती है कि एक कुठाराघात है युवाओं की आशाओं पर। तो आखिर इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं ने उत्तर दे दिया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में अग्निवीर में युवा आके भर्ती हो रहे हैं और वो आज सेवा में है, दूसरा बैच भी हमारा आने वाला है, तो मैं क्या उत्तर दूं? युवा शक्ति ने ही कांग्रेस को पूरे देश के उत्तर दे दिया है। बड़ी संख्या में अग्निवीर में लोग जुड़ रहे हैं और उसका जो विषय है, उसके जो लाभ हैं, वो सबको बता के ही भर्तियां हो रही है। इसलिए हम भी रोजगार न दें, तुम भी रोजगार न दो, हम भी कुछ ना करें, तुम भी कुछ ना करो, तो ये जो भाव कांग्रेस का है, वो इसी कारण तो कांग्रेस पूरे देश के अंदर पिट रही है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो माहौल बना है, इसलिए बना है अच्छे कार्यों के प्रति नेगेटिव सोच और उसका केवल विरोध करने की जो मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की हो गई है, वही कांग्रेस को गर्त को ले जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि रोजगार चाहे 5 साल को चाहे 10 साल को, और भविष्य के अंदर रोजगार को आगे बढ़ाने की कुव्वत और क्षमता के साथ युवाओं को जो आगे बढ़ाने का अवसर मोदी जी ने अग्निवीर के माध्यम से दिया है, ये इस पूरे देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जब अनेकों युवाओं को उसका लाभ मिलेगा, और जब उसका रिटायरमेंट है उसके बाद मिलने वाली धनराशि उसको स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित करेगी। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, अग्निवीर में भर्ती होने वाला जो युवा है, वो समाज के हर क्षेत्र में उसको स्थान मिलने वाला है, और राष्ट्रभक्ति का भाव होगा, देश के विकास में समर्पण भाव होगा। इस भाव के साथ प्रत्येक नौजवान को तैयार करने की जो पद्धति है, वो अग्निवीर में ही समाहित है। उसका स्वागत सबको करना चाहिए। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह लगातार जहां भाजपा कार्यकर्ता सांसदों के साथ मिलकर विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में जुटे हैं, और जो जितने 23 विधानसभा सीट जहां पर अभी विपक्ष का राज है, उनमें भी वो करीब 60% तक समर्थन अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव किस समय में होते हैं, और लोकसभा चुनाव में भी जनता की तरफ से किस तरह का समर्थन भाजपा को और या फिर अन्य विपक्षी दलों पर इस बार किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। देहरादून से कैमरा पर्सन मोनिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।